हेलो डियर सहपाठीज़, आज हम डिस्कस करेंगे मास वर्सेस वेट। अच्छा, जब हम इन दोनों वर्ड को सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मास ही वेट है और वेट ही मास है। कई बार तो हम मास के जगह पर वेट का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि आपका फ्रेंड जो है वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक है, और आप उससे दूर खड़े हो और आपको उसका डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके डिस्प्ले में कोई मेज़रमेंट आएगा, ठीक है। तो आप उससे पूछोगे कि तेरा वेट कितना आया है, दूर से पूछोगे ना कि तेरा वेट कितना है, जबकि वेइंग मशीन में एक्चुअल में दिखाता क्या है, डिस्प्ले के अंदर मास दिखाता है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो हम ये भी जानेंगे कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं वेइंग मशीन के ऊपर, हम आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, या हम इनकी जो बेसिक मीनिंग होती है ये अपने आप में अलग अलग कैसे हो पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप मास को समझो। मास की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होती है अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल भाषा में बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो किसी ना किसी पदार्थ से या किसी ना किसी मैटर से ज़रूर बना होगा, ठीक है। तो उस मैटर का अमाउंट उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसका मास होता है। जबकि वेट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उसका वेट होता है, ठीक है। तो देखो, इसको मैं अगर लिखूं तो ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास के लो या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के लो, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ उसका मास ज़रूर होगा। तो ये तो देखो एक फोर्स को डिफाइन करता है वेट, और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब चूंकि ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू वेट। अगर हम इसको वेट को W से डिनोट करें तो ये फोर्स को डिनोट कर रहा है। अब फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, m। मान लो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो ये हो जाएगा वेट, ठीक है। ये तो हो गया वेट। और मास हम जानते हैं कि ये एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो कैसे इसको हम बताते हैं। इसके लिए भी बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम उसका ज़्यादा फॉर्मूले में डिटेल में जाएंगे नहीं। इनकी जो बेसिक मीनिंग होती है वो यही होती है। वो हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर चेंजेस होते हैं और कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल होती है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो, मास जो है ना, मास ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे आप अर्थ पर देख लो या मून पर देख लो, मार्स पर देख लो, ये हर जगह कांस्टेंट मिलेगा। जबकि वेट ऐसा नहीं है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर कैसे, क्योंकि अभी मैंने देखो एक फॉर्मूला लिखा था, W इज इक्वल टू mg। ये g क्या है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इन जनरल हम बात करें तो, ठीक है। अगर हम मून पर चले जाएं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होगा, मार्स पर अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण सेम मास का ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब इसको हम अगर मून पर देखेंगे तो इसका वेट अलग आएगा। क्यों, क्योंकि वेट डिपेंड कर रहा है जी पर, जबकि हमको पता है कि मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। कहीं पर भी चले जाओ आप, चाहे मून पर चले जाओ, मार्स पर चले जाओ, मास हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है, मास। तो अब बचा जी, तो वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जी पर। तो जी तो कांस्टेंट होगा नहीं, ये हर जगह के लिए अलग अलग होगा। यहाँ तक कि जो अर्थ होता है ना, अर्थ, ये एक अर्थ है, और ये हो गया इसका पोल। देखो दिखाई नहीं दे रहा, मैं साफ बनाता हूँ। ये हो गई एक अर्थ, ठीक है, और ये हो गया इसका पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, g है, जबकि यहाँ पर कुछ कम हो जाती है g से, यहाँ पे g डैश मिलती है जो एक्चुअल g से थोड़ी कम होती है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और इसके रोटेशनल वेलोसिटी के कारण यहाँ पर इक्वेटर पर हमें g की वैल्यू थोड़ी कम मिलती है। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि रोटेशनल जो वेलोसिटी होती है अर्थ की बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर वेट को सेम m मास के वेट को सेम m मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम नॉर्थ पोल पर उसका वेट निकालेंगे तो उसका वेट अगर W निकल रहा है और अगर हम इसी मास के ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पर इसका वेट निकालेंगे तो वहाँ पर W डैश निकल रहा है, यानी कि दोनों जगह पर G का मान अलग अलग होने के कारण इसका सेम मास का ऑब्जेक्ट अर्थ पर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट दे रहा है। इसी तरह से तो हम सिंपल भाषा में कहें ना, या सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहें कि वेट कैसे वेरी करता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेट है वो डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जिस जगह पर हम खड़े हैं उसकी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया इसके वेरी होने का या फिर इनकी जो रियल मीनिंग होती है उसके ऊपर। तो अगर हम अब बात करें कि वेइंग मशीन जिसके ऊपर हम मेज़र करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो वेइंग मशीन क्या देना चाहिए, वेट देना चाहिए, जबकि वेइंग मशीन की जो यूनिट होती है वो हमें पता चलता है कि वो केजी में होती है। ठीक है, वेइंग मशीन की जो यूनिट होती है वो बेसिकली केजी में होती है और केजी यूनिट होती है मास की। तो वेइंग मशीन जो रीडिंग हमें देती है वो वेट होता है या मास होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के छोटा सा वो समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। मान लो कि ये एक वेइंग मशीन है, ठीक है, यहाँ पर इसकी डिस्प्ले लगी हुई है जो हमें रीडिंग देती है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो हो सकता है कि आपका फ्रेंड हो, है ना। और ये वेइंग मशीन कहाँ पे रखी है, अर्थ पर रखी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई अर्थ, ठीक है, ये हो गई वेइंग मशीन, और ये हो गया कोई भी इसका मास है, मान लो m मास है, वो अभी हम देखेंगे कि m मास, वो तो हमें डिस्प्ले वेइंग मशीन में पता चलेगा इसका मास कितना है, लेकिन हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि इसका मास कितना है, m है। तो देखो इस डिस्प्ले के अंदर जो हमें रीडिंग मिलती है वो मिलती है, मान लो कि अगर इसका मास m है तो वो उसकी यूनिट क्या देती है हमें, kg, m kg। ठीक है, यानी कि m kg इसका क्या है, मास है, जिसको हम ऐसे बोल देते हैं कई बार कि इसका वेट कितना है, m वेट है इसका, लेकिन वो वेट नहीं होता एक्चुअल में, वो देती क्या है, हमें मास दिखाती है। लेकिन अगर हम वेट के कॉन्सेप्ट को देखें तो वेट क्या कहता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, मान लो कि m, इसी का ही मास क्या है, m है, तो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण लगने वाला इसके ऊपर फोर्स, वो क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, और वो क्या होता है, mg। अब इसके ऊपर तो यहाँ पर भी लग रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, W के बराबर, जो क्या इसका वेट है, वो फोर्स हो जाएगा mg। ठीक है, अब देखो, अब जो कि एक वेइंग मशीन के कांटेक्ट में खड़ा है, तो इसके ऊपर वेइंग मशीन के कारण, इस पर्सन के ऊपर वेइंग मशीन के कारण एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और वो नॉर्मल फोर्स इक्वल होता है इसके अपोजिट लगने वाले फोर्स के, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर कौन सा अपोजिट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, वेट, वेट क्या है, mg। तो अगर हम इसके डायरेक्शन को हटा दें, मतलब डायरेक्शन तो हमने दिखाई दी, ये नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होगा, तो वो कितना हो जाएगा, mg। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स जो कौन लगा रहा है, वेइंग मशीन, किसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर जिसका मास कितना है, m है। ठीक है, और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या है, वेट, जो
किसके कारण लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण नीचे की तरफ। अब चूंकि एक स्टेबल कंडीशन में खड़ा है तो इसलिए दोनों फोर्स इक्वल होंगे। अब देखो वेग इस कॉन्सेप्ट के कारण वेइंग मशीन अपने इनपुट में कौन सी चीज़ ले रही है, वेट ले रही है। देखो ध्यान से कि वेइंग मशीन इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रही है ना, मतलब वेइंग मशीन को इतना फोर्स फील हो रहा है तब जाके वो नॉर्मल इतना लगा पा रही है। तो इतना फोर्स ये इनपुट के अंदर ले रही है, यानी कि जो वेइंग मशीन के अंदर इनपुट में जा रहा है वो क्या जा रहा है, वेट जा रहा है। क्योंकि ये फोर्स क्या है, वेट ही तो है। तो इनपुट के अंदर तो जा रहा है वेइंग मशीन के अंदर क्या, वेट। ठीक है, अब इनपुट के अंदर वेट गया वेइंग मशीन में, तो इसके अंदर ये ऐसे फीचर लगे होते हैं जो हमें मास के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसको, वेट को। क्योंकि देखो वेट के अंदर क्या आ रहा है, मास आ रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर हम वेट को डिवाइड कर दें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो ये वेइंग मशीन अपने इनपुट में वेट को लेती है, उस वेट को डिवाइड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। अगर हम अर्थ पर खड़े हैं तो किससे डिवाइड करेगी, 9.8 से। ठीक है, 9.8 से डिवाइड करती है और फिर हमें डिस्प्ले के अंदर आउटपुट में क्या दिखाती है, मास दिखाती है, मास दिखाती है। क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, केजी, और वेट की इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ठीक है, वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है। तो वेइंग मशीन किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है, वो अपने इनपुट में तो लेती है वेट और अंदर कैलकुलेट करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड करके हमें डिस्प्ले के अंदर क्या दिखाती है, मास दिखाती है। तो ये जो यूनिट्स वगैरह ये सब जो कन्फ्यूजन होती हैं वो इस वजह से होती हैं, क्योंकि हम सीधा बोल देते हैं कि वेइंग मशीन पे खड़े हुए पर्सन से पूछते हैं हम सीधा कि तेरा वेट कितना है, जबकि वो एक्चुअल में देखता क्या है, उस डिस्प्ले के अंदर मास देखता है, यानी कि उसका मास कितना होता है, जो डिस्प्ले के अंदर दिखाते हैं वही मास होता है। जैसे कि यहाँ पर इसका डिस्प्ले के अंदर m मास दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी, और इसी तरह से हम आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर जो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं उन पर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, पढ़ते रहें और सीखते रहें।